Hello students, welcome to Abhimanyu IAS. I am Rajdeep Chandrakar, Senior Faculty of Geography at Abhimanyu IAS. तो जैसा कि आप जानते हैं पंजाब पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। इससे रिलेटेड हमने एक प्री वार्म अप कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हर दिन रात को 9 बजे हमारा कोई ना कोई वीडियो आता है किसी ना किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसमें हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो जो हमने सॉल्व किया था वो रिलेटेड टू इंटीरियर ऑफ द अर्थ था जिसमें बहुत सारे पीसीएस के हमने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे अराउंड 10 क्वेश्चंस। सेम आज भी 10 क्वेश्चंस हम 5 to 15 मिनट्स के आसपास में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे बेसिकली। तो अब जैसा कि जानते हो कि पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है, 322 पोस्ट निकले हैं और दिस इज वेरी हाई टाइम टू जॉइन दी वार्म अप कोर्सेस if you have done classes. If you haven't done classes, then this is again high time to join any course. क्योंकि 3-4 मंथ्स में आप अगर सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करने जाओगे सो इट विल बिकम स्लाइटली टफ। ठीक है, तो बेटर है कि आप एक रूटीन में आप रूटीन के साथ सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते जाए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाए, टेस्ट सॉल्व करते जाए। तो इससे रिलेटेड हम 15 जैन से एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं चंडीगढ़ सेंटर में ऑफलाइन। 4 आवर्स की क्लासेस होंगी, इसमें क्वेश्चन सॉल्विंग होगा क्लास में, तो ये सारे एस्पेक्ट रहेंगे। एज फार एज प्री वार्म अप कोर्सेज इज कंसर्न, तो ये हमारा क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करके सीधा आप अभिपीडिया के पेज पे लैंड करेंगे, वहां पर जाके आप प्री वार्म अप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। So the first question is, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below. The list 1 is related to geomorphic agent and list 2 is related to physical features. So what are these geomorphic agents? These geomorphic agents are basically erosional or depositional agents. So these are basically exogenic forces, either weathering or erosional forces. अब इसमें 4 फोर्सेस दिए हुए हैं, ग्राउंड वाटर दिया हुआ है, रनिंग वाटर दिया हुआ है, ग्लेशियर दिया हुआ है, विंड दिया हुआ है। यहाँ पर 4 फीचर्स दिए हुए हैं, प्लंज, पुल, हॉर्न्स, प्लायाज एंड लैपीज। आपको इस चीज को कनेक्ट करना है, ठीक है, मैच करना है। तो जब मैच करने जाएंगे तो हम देखते हैं कि ग्राउंड वाटर के चलते जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं लैपीज। ए इज 4। रनिंग वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो आपका प्लंज पूल आ जाता है। ग्लेशियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो हॉर्न आ जाता है, और विंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो प्लायर्स आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो A4, B1, C2 और D3। ये तो अभी 4 आए हैं, अभी और आगे आएंगे। इतने सारे लैंडफॉर्म्स है कि आपको सबसे बेस्ट तरीका इसका क्या है कि आप सोर्स उठाओ, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, आप अपने नोट से पढ़ रहे हो या फिर जीसी लियोंग को रिफर कर रहे हो, इमेज देखो, इमेज में ये कौन सा लैंडफॉर्म है देखते जाओ, एक एक लैंडफॉर्म कवर करते जाओ, एक लिस्ट बनाओ कि कौन सा इरोजनल लैंडफॉर्म है, कौन सा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। सपोज आपने यूलियन लैंडफॉर्म लिखा, इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, फ्लूवियल लैंडफॉर्म, इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ऐसे करके एक ही पेज में बना लो, लिस्टिंग कर लो। ठीक है, उससे क्या होगा, बार बार रिवाइज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये पीवाईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और चांसेस है कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स आर इरोजनल। अब यहाँ पर इरोजनल लैंडफॉर्म पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा इरोजनल लैंडफॉर्म है और कौन सा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। इसलिए मैं बोल रहा था कि लिस्टिंग कर लो। अभी वीडियो पॉज करो और एक बार आंसर करके देखो कि करेक्ट आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है, कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर किया है। तो अगर इसका आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ए स्टेलेग्माइट्स, नेचुरल लेवाइस, टैक्स और टालूस। देन कोरी, ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा किस लैंडफॉर्म से एसोसिएटेड है। कोरी, यार्डांग, गॉर्ज एंड सिंक होल्स, natural bridges, beaches, skers, star dunes and flood plain, moraines, calderas and U-shaped valley। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट सारे लैंडफॉर्म बता देता हूँ। पहले किससे रिलेटेड है। स्टेलेग्माइट जो है वो आपका कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड है, नेचुरल लेविस जो है वो फ्लूवियल से, स्टैग्स जो है वो वेव कट प्लेटफॉर्म से, और टालूस जो है वो ग्लेशियल लैंडफॉर्म से। कोरी अगेन ग्लेशियल, यार्डांग, दुगन, इस टाइप के जो आपको टर्म दिखाई देंगे वो यूलियन या विंड एक्शन से रिलेटेड। गॉर्ज जो है फ्लूवियल बिकॉज ऑफ रिवर वाटर। सिंक होल्स जो है वो लाइमस्टोन। नेचुरल ब्रिजेस जो है वो आपके लाइमस्टोन में भी बन सकते हैं, आपके वेव कट प्लेटफॉर्म में भी बन सकते हैं। बीचेस जो है ऑब्वियसली वेव कट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, या फिर इरोजनल लैंडफॉर्म्स वेव एक्शन के चलते। ईस्कर जो है ग्लेशियल, स्टार ड्यून्स जो है वो योलियन। फिर फ्लड प्लेन में आते हैं। फ्लड प्लेन जो है अगेन फ्लूवियल लैंडफॉर्म, मोरेन्स जो है ग्लेशियल, कॉल्डेरास जो है वो आपके वॉल्केनिक वॉल्केनो से एसोसिएटेड है, और यू शेप्ड वैली अगेन
फ्लूवियल लैंडफॉर्म। अब इसमें देखना है कौन सा इरोजनल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप इसमें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ढूंढो और उसको कट करते जाओ। स्टैलेग्माइट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, टालुस डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। स्टैलेग्माइट्स क्या होता है, जब जो आपका लाइमस्टोन का केव है वो जब सॉल्यूशन हो रहा होता है तो नीचे डिपॉजिट होता है, उसके चलते एक नीडल शेप्ड फ्रॉम दी फ्लोर जो है वो एमिनेट होता है, तो वो डिपोजिशन के चलते क्रिएट होता है, तो ये हट जाएगा। टालूस क्या है आपका, टालूस भी एक ऐसा लैंडफॉर्म है कि सपोज एक आप हिल इमेजिन करो किसी ग्लेशियल एरिया में, वहां पर प्लकिंग एक्शन ऑफ आइस हो रहा है, उससे बोल्डर्स और रॉक्स जो है वो निकल रहे हैं और वो नीचे डाउन द स्लोप डाउन द हिल एक जगह डिपॉजिट हो रहे हैं, तो जहां पर डिपॉजिट हो रहे हैं उसको हम टालूस बोल देंगे। ठीक है, इसमें कोरी, यारडांग, गॉर्ज और सिंक होल्स चारों के चारों जो है वो इरोजनल लैंडफॉर्म है। हमारा आंसर तो बी है। तो कोरी, सरकी, हॉर्न, अरीट, ये सब जो टर्म आपको दिखाई देंगे वो आपको दिखाई देंगे ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स में। यारडांग, ज्यूगन, ये लैंडफॉर्म्स जो है वो आपका यूलियन लैंडफॉर्म। गॉर्ज, उसके बाद आपका कैनियन, फ्लूवियल लैंडफॉर्म, और सिंक होल्स, स्वॉलो होल्स, ये सब आपका कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड लैंडफॉर्म। फिर नेचुरल ब्रिजेस और बीचेस में से फिर से डिपोजिशनल अगर निकालना है, दिस आर डिपोजिशनल, ठीक है, तो ये भी हट जाता है। इसमें फ्लड प्लेन्स आर डिपोजिशनल, ये भी हट जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आंसर जो है वो बी आ जाएगा। सारे के सारे लैंडफॉर्म जो है वो हम क्लास में कवर कर रहे हैं अलॉन्ग विथ इमेज। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाना भी इंपॉर्टेंट है जब मीन्स का क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्लेशियर? ग्लेशियर्स आर नैरो एट सोर्स बट ब्रॉडेस्ट डाउन द हिल। Glaciers move because it is in liquid state. Then the rate of movement is greatest in the side and bottom of glacier than middle. सबसे पहले ग्लेशियर होता क्या है? ग्लेशियर इज ए मूविंग मास ऑफ आइस, स्लो मूविंग मास ऑफ आइस, स्लोली मूव कर रहा है वो। ठीक है, आइस है, लिक्विड स्टेट में नहीं होगा, हट गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, ग्लेशियर्स आर नैरो एट सोर्स बट ब्रॉडेस्ट डाउन द हिल। नो, दे आर ब्रॉडेस्ट एट द सोर्स and it narrows down to moraines, so that's why first statement is incorrect. We talk about the third statement, the rate of movement is greatest in the side and bottom. No, it is not greatest, because what is happening? Scratching is happening, friction is more, because of which a process happens known as glacial striation. That is when the moving ice scratches the surface, rock surfaces, or scratch like imprinting happens, which is known as glacial striation. So because of friction, the rate is very slow at the side and bottom, but it is comparatively fast at the middle. That's why D will be our right answer. Now let us move into the next question. Which of the following statements are concerned with eskers and drumlins? Number 1, eskers are ridges of crudely bedded gravels and sands. Number 2, drumlins are constituted mostly of boulder and clay. Number 3, basket of X topography is the characteristic of terrains with eskers. And number 4, while eskers are built by glacier streams, drumlins result from glacier action. अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो फिर से, तो यहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे बास्केट ऑफ एक्ट टोपोग्राफी इज नॉट रिलेटेड टू eskers बट इट इज रिलेटेड टू drumlins। ऐसा लगता है कि एग बास्केट जैसा दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसका नाम रख दिए बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कि ईस्कर जो है वो रिज है ग्रेवल्स और सैंड का, ड्रमलिन्स जो है वो बोल्डर और क्ले के चलते बनता है, जो बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी टाइप क्रिएट हो जाता है। और फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि वाइल ईस्कर्स आर बिल्ड बाय ग्लेशियर स्ट्रीम्स, ड्रमलिन्स रिजल्ट्स फ्रॉम ग्लेशियर एक्शन। ठीक है, तो आपका फोर्थ भी करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कास्ट लैंडफॉर्म्स इज लार्जेस्ट इन साइज? सबसे पहले बात, ये सारे के सारे तो कास्ट टोपोग्राफी वाले कास्ट लैंडफॉर्म्स है, पोल्हे, कुआला, फॉलो होल एंड सिंक होल। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें एरिया क्या है। तो नॉर्मली क्या लगता है कि सबसे बड़ा सोलो होल होगा या सिंक होल होगा। नॉर्मल हमने इमेज देखा है कि पूरा का पूरा एक एरिया जो है वो सिंक हो जा रहा है, बट इसका आंसर जो है वो है करेक्ट आंसर ऑप्शन में। फिर से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, करेक्ट आंसर इज ए, पोल्हे। वाई पोल्हे इज करेक्ट? बिकॉज पोल्हे क्या होता है, सॉल्यूशन के चलते। कास्ट टोपोग्राफी क्या होता है, लाइमस्टोन, डोलाइन, ये सब का सॉल्यूशन हो रहा है बेसिकली, तो हम कास्ट टोपोग्राफी बोल देते हैं या लाइमस्टोन टोपोग्राफी बोल देते हैं।
ठीक है। तो कास्ट टोपोग्राफी में अगर आप पोल्हे देखते हो तो पोल्हे जो है वो फ्लैट प्लेन एरिया होता है और ये हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर लार्ज होता है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर मतलब 300 to 400 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया में फैला हुआ होता है। सो दैट्स व्हाई पोल्हे इज द biggest largest landform as far as karst topography is concerned. So A is our right answer. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, फिर से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन कोस्टल एरियाज बाय वेव इरोजन। ठीक है, क्वेश्चन है, ऑप्शन है सी क्लिफ, बे, सी केव्स, सी स्टैक्स, सी क्लिफ, वेव बिल्ड टेरेस, सैंड बार्स, लगून, बे, सी क्लिफ, लगून, सैंड बार्स, सी स्टैक्स, सी क्लिफ, बे और लगून। अब इसमें से आपको हटाना है। सबसे पहले हटाएंगे हम सैंड बार्स। दीज आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, है सारे के सारे वेव कोस्टल एरियाज में, बट दीज आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। इसमें अगर हम देखते हैं तो लगून इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। फिर अगर हम सी क्लिफ्स, बे, सी केव्स और सी स्टैक्स को देखते हैं तो ये सारे के सारे जो हैं आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। सी क्लिफ क्या हो गया, बेसिकली एक खाई सा क्रिएट हो जाता है आपका, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, थॉर में देखा होगा, ठीक है, गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा होगा, तो वो सारे के सारे आपके सी क्लिफ वाले रीजन हो गए। बे जो है आपका, जो बे ऑफ बंगाल जैसे है, वो भी क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ इरोजन बाय वेव। देन सी केव्स जो है वो भी आपका बन रहा है बिकॉज ऑफ इरोजन बाय वेव्स। एंड सी स्टैक्स, स्टैक्स क्या होता है, अ पिलर लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, so that is C stack, that is also being created because of wave action, or this is a wave cut platform. So A is our right answer. Now let us look into the next question. Next question is, Parchan landforms are associated with which of the following physical regions? A plateau region, B coastal region, C desert region और D hilly region. ये बारचंस हम यूजुअली ऐसे बोल देते हैं, इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन जो है वो है बारखांस। ठीक है, तो बारखांस जो है वो आपको दिखाई देगा, कहाँ पर दिखाई देगा, आंसर बताइए, सोचिए, कम से कम कमेंट बॉक्स में लिखिए। सी डेजर्ट रीजन में। क्या होता है बारखांस, बारखांस जो होता है वो होता है क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स। बारखांस आर बेसिकली सैंड ड्यून्स। ठीक है, तो ये आपका क्रीसेंट शेप जब होगा तब बारखांस होगा। अब इसमें से आप एक विंग को काट दो तब कौन सा लैंडफॉर्म बनेगा, उसका नाम भी है, तब ये बन जाएगा सीप। ठीक है, तो बारखांस आ गया, सीप्स आ गया, दीज आर डेजर्ट लैंडफॉर्म्स, और योलियन लैंडफॉर्म्स डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है ये सारे के सारे। तो वेरियस टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स आर देयर, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स आर देयर, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स आर देयर, लोकल नेम्स है, बारखांस है, सीप्स है, तो ये सारे के सारे आपको लैंडफॉर्म्स है जो योलियन लैंडफॉर्म और विंड एक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, सो सॉरी सी इज द राइट आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन, पिंगोस आर एसोसिएटेड विथ which one of the following process? A glacial, B periglacial, C योलियन और D फ्लूवियल। अगर आप पिंगोस की बात करो, क्या होता है पिंगो, पिंगो देखे हो कभी, पिंगो बेसिकली एक हिल सा होता है, इसका हाइट बहुत कम होता है, 3 to 7 राउंडेड हिल है ये, 3 to 70 मीटर हाइट होता है इसका। ठीक है, तो ये किस रीजन में आपको दिखाई देगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेरिग्लेशियल और ग्लेशियल में डिफरेंस क्या है। ग्लेशियल रीजन हमने देख लिया आर्कटिक सर्कल में, जहाँ पर ग्लेशियर्स है, या फिर थर्ड पोल वाले रीजन में, या फिर अंटार्कटिका में। ठीक है, ग्लेशियर्स बेसिकली अंटार्कटिका और थर्ड पोल और हिमालयस वाले रीजन में, आइस शीट्स जो है वो आपके आर्कटिक सर्कल में। पेरीग्लेशियल क्या होता है, इससे एडजॉइनिंग रीजन जो होता है वो पेरीग्लेशियल रीजन होता है। और पेरीग्लेशियल क्यों बोलते हैं हम इसमें इसको, क्योंकि कंटिन्यूस फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन होता है, जो पिघलने वाला एक्शन होता है उसको हम थॉ बोलते हैं। ठीक है, THAW। तो कंटिन्यूस फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन के चलते जो लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं, तो इस टाइप के हिल टॉप्स क्रिएट होते हैं जिसको हम बोलते हैं पिंगोस। तो आवर आंसर इज बी, पेरीग्लेशियल। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू पंजाब PCS, जो कि प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, आ सकते हैं ये एग्जाम्स में। तो ऑब्वियसली बैच हम फिर से लॉन्च कर रहे हैं 15 जनवरी को, जिसमें 4 आवर्स की क्लास होगी, 3 आवर्स हम नोट मेकिंग क्लासेस कंटिन्यूसली पूरा डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा, और लास्ट 1 आवर में हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
MCQ प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 30, 40, 50 क्वेश्चंस सेम डे जिस क्लास का लेक्चर हुआ है उसी से रिलेटेड वहाँ पर हम MCQ सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये पहले अभी पिछले बैचेस में भी हो रहा है, जो इवनिंग में चल रहा है चंडीगढ़ सेंटर में 4 to 8। तो नेक्स्ट बैच है उसमें भी यही सेम फॉर्मूला रहेगा कि 4 आवर्स की क्लास जिसमें 3 आवर्स लेक्चर, 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। तो अगेन अगर आपको ये QR कोड स्कैन करना है, आप सीधा कहाँ लैंड करेंगे? फ्री वार्म अप कोर्सेज के पेज पे लैंड करेंगे। तो ज्वाइन दिस कोर्स एंड डू प्रैक्टिस दी MCQ।